History taking is the very important part for any diagnosis of the disease. आप सबको लगेगा कि ये क्या हम डॉक्टर के साथ बात कर रहे हो कि कोई किसी और को सिखा रहे हो। हम ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं, हम ऑलरेडी प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, फिर भी आप हमें हिस्ट्री टेकिंग सिखा रहे हो, क्या बात है। लेकिन मैंने सबसे पहले ही लिखा था कि बिना टच किए ये कोरोना एपिडेमिक में, पेंडेमिक में बिना टच किए कैसे पेशेंट को डायग्नोस करना है, उसमें हिस्ट्री का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज का लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो मैंने बात की वो इम्पोर्टेंट थी कि नहीं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसलिए शायद शुरू में आपको ऐसा लगेगा। सबसे पहले कंप्लेन आती है। बहुत सारे डॉक्टर है कि जिसको कंप्लेन जो है वो इंग्लिश में लिखना नहीं आता है। तो मैं अभी ये बता रही हूँ कि क्या क्या कंप्लेन होती है पेशेंट की, और इसको क्या मेडिकल लैंग्वेज में क्या लिखना चाहिए। आपको पता ही है ये सब का, फिर भी मैं जस्ट समराइज कर रही हूँ। एमेनोरिया वो आप जानते हैं, डिसमेनोरिया वो भी आप जानते हैं, ब्लीडिंग पीवी पर वजाइनल की वो बातें, लंबर पेन, एब्डोमिनल पेन, बर्निंग इन एपिगेस्ट्रियम, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, ये सब मुझे नहीं बताना है, वो सब आप जानते हो। इचिंग वल्वा वो बहुत सारी लेडीज़ को होता है और हमारी कंप्लेंट में आता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की बात किस में आएगी? वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है जो थायराइड का, अगर किसी पेशेंट में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि इसको थायराइड तो नहीं है ना। इसके साथ में फिर क्या करेंगे हम, हमारा इसका जो हाथ है वो इस तरह से लंबा करके, उसकी फिंगर है वो इस तरह से सेपरेट करके वाइड ओपन करवा के देखेंगे 2 मिनट रख कर कि उसकी फिंगर है इस तरह से हिल तो नहीं रही। वो एक टेस्ट है थायराइड देखने के लिए। पेरायूरेथ्रल रीजन की बात है, ये स्पेलिंग भी किसी किसी लोग को नहीं आता है इसलिए मैंने लिखा है। फिर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया की बात अलग है। इचिंग अराउंड द एनस वो एक सिम्टम किसके लिए है, कोई बताएगा मुझे? या तो टाइम अगर परमिट नहीं करता है तो हम ही आगे चलते हैं कि इचिंग अराउंड एनस जो है वो सिम्टम है वर्म्स का। अगर कई बार हमारे जो इथिक्स या तो हमको जो सिखाया जाता है उसमें आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछो पेशेंट को, लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरियात होती है, ऐसा नीडी होता है कि हम पेशेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। और ये वर्म्स जानने के लिए 2 चीज़ होती है कि पेशेंट को वर्म्स है कि नहीं। हिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि हम सीधा ही उसको पूछेंगे कि आपको टॉयलेट की जगह पर स्टूल, वैसे टॉयलेट की जगह भी उसको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि स्टूल जहाँ से पास होता है, मड़ मार गया तो स्टूल जहाँ से पास होता है उसके आसपास आपको खुजली होती है कि नहीं, या तो कोई हलता फिरता हो ऐसा लगता है कि नहीं। ये 2 चीज़ पूछना है आपको डायरेक्टली। और अगर ऐसा कुछ है तो वो सजेस्ट करता है कि पेशेंट को वर्म्स है। इचिंग अराउंड वल्वा एंड इचिंग अराउंड एनस, ये दोनों को हमको सेपरेट करना है और इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ज़रूरत है। इचिंग अराउंड वल्वा के लिए आप पूछेंगे कि शरीर का जो भाग है जहाँ से मेंसिस आता है, जहाँ से ब्लीडिंग होती है, उसके आसपास खुजली होती कि नहीं, या तो फिर आपको अपना ये हाथ दिखाकर पूछना है कि इधर आती है कि नहीं, ये जो ओपनिंग है उसका। और रेक्टस के लिए, एनस के लिए आपको पूछना है कि मड़ मार्ग जो है उसके आसपास आपको खुजली होती है कि नहीं। फिर प्रोट्रूजन और रेक्टल ओपनिंग, ये जो बात है वो पाइल्स के लिए की है। पीएसटी वो है वो प्राइमरी स्टर्लिटी, सेकेंडरी स्टर्लिटी, वो जब हम स्टर्लिटी का पार्ट लेंगे तभी हम ज़्यादा उसके लिए आगे बताएंगे। प्रोलप्स ऑफ यूट्रस, उसकी जो बात है उसके लिए क्या पूछेंगे पेशेंट को कि शरीर का कोई भाग बाहर निकल रहा है कि नहीं, ये इसीलिए प्रोलैप्स यूट्रस की बात है। फिर ये सब ब्रेस्ट का स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। इडिमा ऑन फिट,
ये जो बात है वो जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट है तभी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्टलेस की बात जो है वो अभी कोरोना का जो पेंडेमिक चलता है इसीलिए टेस्ट बड इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। होल बॉडी एक एंड बैक एक, ये सभी वैसे भी कंप्लेन की बात जो है। हाँ, तो मैंने सम स्पेलिंग्स जो इसमें लिखे हैं, सम पॉइंट्स जो उसमें हाईलाइट किए, उसी की बात है। अभी हम चलते हैं ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री। जो मेरे केस पेपर जो मैंने इधर बनाया है, मेरा जो केस पेपर है वो दिखा रही हूँ कि उसमें आता है कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। अभी हम जो हमारे टाइम में जो था वो इस तरह से लिखते थे, FTND फिर क्या है, लेकिन अभी का जो रूल है बहुत सारे सालों से अभी है कि GP ग्रेविडा कितना है, पेरिटी कितनी है, एबॉर्शन है कि नहीं, लिविंग क्या है, इस तरह से लिखते हैं। ये भी सही है। मुझे जो बताना है इसका जो इम्पोर्टेंस, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस मुझे बताना है। अगर कोई स्टर्लिटी का पेशेंट आया तो उसको कोई भी प्रेगनेंसी तो है नहीं, कोई भी बच्चा तो है नहीं, तो फिर आपको उसकी मैरिड लाइफ पूछनी है। इधर ये मैरिड लाइफ बहुत जरूरी है, कितने साल की स्टर्लिटी है वो पता चलेगा, इसीलिए जिसको कोई भी बच्चा नहीं है उसको ये पूछना है। फिर अगर किसी को 2 बच्चे हैं तो उसको पहली प्रेगनेंसी है उसमें सिजेरियन है और दूसरी प्रेगनेंसी जो है उसमें नॉर्मल डिलीवरी है, तो आपको पहले लिखना है कि 2 FTND, या तो आप GPL इसमें भी लग सकते हैं। FTND के साथ में लड़का है या लड़की है वो भी लिखना जरूरी है। PNDT का फॉर्म जब भी कोई भी भरेगा, आप किसी के पास सोनोग्राफी के लिए भेजोगे तो भी उसको ये जरूरी है और आपके लिए भी ये जरूरी है। क्योंकि कभी कभी कोई पेशेंट झूठ बोलता है, कोई पेशेंट सच बोलता है, कभी 3 महीने के प्रेगनेंसी वाले लोग आ जाते हैं और दिखाने के लिए, इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि 2 FTND है तो उसमें लड़का है लड़की है और कितने साल का है। इसके अलावा भी जो लास्ट डिलीवरी है, छोटा सबसे छोटा बच्चा लड़का हो या लड़की हो कितने साल की है वो भी जरूरी है, वो सेकेंडरी स्टर्लिटी में काम आएगा। फिर अगर उसको एबॉर्शन है 2 वो बाद में लेती हूँ, लेकिन साथ साथ में ही सब कुछ आता जाएगा। इसीलिए सिजेरियन अगर है तो सिजेरियन का उसका जो रीज़न क्या है, इंडिकेशन क्या है, वो जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि कोई कोई इंडिकेशन ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसको फिर से दूसरी बार भी सिजेरियन करना पड़े, और कई इंडिकेशन ऐसे होते हैं कि नहीं, हर बार उसको सिजेरियन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ये इंडिकेशन कैसे जानोगे, पेशेंट को पूछोगे, लेकिन पेशेंट ठीक से बता नहीं पाएगा। इसीलिए डॉक्टर के हाथों से लिखा हुआ इंडिकेशन क्या है वो जानना जरूरी है। आपको उसकी पहले की फाइल या तो पहले के रिपोर्ट्स मंगवाने पड़ेंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि क्यों उसका सिजेरियन हुआ था। अगर 4 FTND है तो उसके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कितने नॉर्मल डिलीवरी है। समझो कि सभी नॉर्मल डिलीवरी है, 4 FTND है, उसमें क्या लड़का है क्या लड़की है वो भी आपको पता चल जाएगा। और उसमें से शायद किसी एक का डेथ हो गया है या तो कोई SB है, स्टिल बर्थ है, तो वो भी हम जान पाएंगे। अगर किसी का स्टिल बर्थ है, या तो स्टिल बर्थ मतलब कि बिफोर डिलीवरी वो एक्सपायर हो गया है, और जो भी पेशेंट, जो भी बच्चा डिलीवरी लाइव हुआ लेकिन 1 घंटे के बाद में एक्सपायर होगा या तो 1 दिन के बाद में एक्सपायर होगा, ये भी आपको लिखना जरूरी है। क्योंकि उसका जो रीज़न है वो आपको जानना जरूरी है, और तभी आप दूसरी प्रेगनेंसी है उसमें ये आप अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए 1 दिन 1 घंटे में एक्सपायर हुआ, 1 दिन में एक्सपायर हुआ, या तो 1 वीक के बाद में एक्सपायर हुआ, ये सब जानना आपको जरूरी है। अगर हो सके तो जो भी बच्चा एक्सपायर हुआ है उसकी आप फाइल मंगवाए और वो फाइल में देखे। कभी कभी कोई डिजीज़ भी हो सकता है, कभी कभी उसमें सब लिखा हुआ होता है, तो दूसरी बार अगर ये ना हो, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है या तो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है,
या तो मेकोनियम स्ट्रेन की वजह से कुछ हो सकता है, सिजेरियन भी हुआ हो फिर भी बच्चा मर गया हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब जानना, ये सब पहले वाली फाइल देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तभी इस टाइम की प्रेगनेंसी में आप उसको ठीक से समझा पाएंगी और दूसरी बार ऐसा वाकया ना हो, ये आप ध्यान रख पाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरी बार ये पेशेंट यही जो मेंटल कंडीशन है, यह जो स्ट्रेसफुल है, उसमें से ना गुजरे। अभी एबॉर्शन की बात, कोई भी एबॉर्शन हुआ है तो पहले तो ये जानना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन था या तो सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन था। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन था तो कितने महीने का था? 10 दिन ही ऊपर हुए थे, 2 महीने हुए थे, 2.5 महीने हुए थे, कितने महीने हुए थे? और ब्लीडिंग शुरू हुआ था कि किसी और वजह से एबॉर्शन हुआ? पहले ब्लीडिंग हुआ या तो पहले बच्चा गिर गया, या तो फिर उसके पास अगर मिल सकती है तो फाइल मंगवाओ, वो भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें सोनोग्राफी का रिपोर्ट हो। अभी जब भी किसी को ब्लीडिंग होता है तो कहीं ना कहीं सोनोग्राफी तो होती ही है। पेशेंट ने अगर रखा है संभाल के तो उसके पास से रिपोर्ट मिलेंगे ही, आपको पूछना जरूरी है। ये अगर रिपोर्ट मिल जाए वो बहुत जो जरूरी है, इसलिए कि उसमें ब्लाइटेड ओवम लिखा है, उसमें मिस्ड एबॉर्शन लिखा है, या तो उसमें ओस ओपन लिखा है, क्या लिखा है उसके पर से आप जान पाओगे कि उसको थ्रेटन एबॉर्शन पहले था, उसकी ट्रीटमेंट हुई और फिर एबॉर्शन हो गया, या तो उसको मिस्ड एबॉर्शन था कि बच्चा अंदर ही मर गया था और फिर एबॉर्शन हुआ, या तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट थी, वो आपको पता चल सकता है। इसीलिए उसका रिपोर्ट मंगवाना जरूरी है। और इसके साथ में जिस तरह से एलडी लास्ट डिलीवरी आपने लिखा है, उसी तरह से लास्ट एबॉर्शन जो है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि लास्ट जो एबॉर्शन है वो कब हुआ। अगर जब भी एबॉर्शन होता है तब हम पेशेंट को बताते हैं कि एक एबॉर्शन होने के बाद में दूसरे एबॉर्शन के दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में उसको 6 महीना का अंतर रखना है। वो 6 महीना का जो अंतर है उसके बाद में ही दूसरी प्रेगनेंसी रखे, ये समझाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। जब भी एक एबॉर्शन हो तभी उसको डिस्चार्ज दे, तभी ये समझाना और ज़रूरी है कि इंटरकोर्स कर सकते हो लेकिन एबॉर्शन के बाद में प्रेगनेंसी 6 महीने के बाद में ही रखी जा सकती है। अगर आपने उसकी फाइल देखी और उसमें पता चला कि ये जो उसको एबॉर्शन था उसमें पहले बच्चा मर गया था और फिर उसको पेन शुरू हुआ और फिर ब्लीडिंग शुरू हुआ और एबॉर्शन हुआ, तो उसके लिए 3 महीने का कोर्स देना जरूरी है इकोस्प्रिन का एंड विटामिन B12 का, कि अब की बार भी ऐसा ना हो। सभी पेशेंट एफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसको एंटीबॉडी एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी डेवलप हुए है कि नहीं वो जान पाए, APLL या तो ACL, वो सब हम सबके पास नहीं करवा सकते, लेकिन वो करने के बाद में जो भी हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो दे ही सकते हैं। इसीलिए ये 3 महीने का कोर्स उसको देना जरूरी है और 6 महीने तक ना एब्सटिनेंस नहीं लेकिन प्रेगनेंसी ना रखे, वो भी इतना ही जरूरी है। एबॉर्शन के बाद की बात है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एंड LMP। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डायग्नोज एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर और एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लीडिंग। सो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या जानना है, एक तो कितने दिन तक आता है और दूसरी बात है कि कितने दिन पर आता है, दोनों चीज़। फिर रेगुलर है कि इरेगुलर है, या तो फिर स्केंटी है, मॉडरेट है, या तो प्रोफ्यूज है। तीसरी थी पेनलेस है कि पेनफुल है। इतनी सारी चीज़ हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में और इस पर हम आगे चलेंगे जब हम AUB का क्लास लेंगे, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो उसमें ये जो डायग्नोसिस करना है AUB का, तभी इसी पर ही पूरा का पूरा डायग्नोसिस डिपेंड करता है। इसीलिए अभी जो
ये हम प्रेगनेंसी की बात है, हिस्ट्री टेकिंग की बात है, उसमें हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात पर आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आता है वो जो भी डेट है उससे 5 दिन आगे या तो 5 दिन पीछे आए तो वो नॉर्मल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये हुआ, इस तरह से हुआ, लेकिन आपको पेशेंट को समझाना है कि 5 दिन आगे आए या तो 5 दिन पीछे आए, जो भी उसकी डेट है उससे, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर अगर 22-25 दिन, 22-24 दिन पर आ जाए, 20 दिन पर आ जाए तो वो एबनॉर्मल है। अगर 35 डेज से आगे चला जाए तो भी वो एबनॉर्मल है। लेकिन ये बात एडोलेसेंट के लिए नहीं लागू होती। एडोलेसेंट गर्ल्स जो है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको अगर 2-3 महीने पर आए तो कोई तकलीफ नहीं है। उसको हमको धारणा देनी है कि आपको जो मेंसेस चढ़ जाता है, चढ़कर आता है, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट कि उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो। ज़्यादा ब्लीडिंग कभी भी हो तो उसको कंट्रोल करना ही है, ज़्यादा ब्लीडिंग होना ही नहीं चाहिए। सब लोग ऐसा समझते हैं कि बिगाड़ आता है, चढ़कर अगर मेंसेस आता है तो बगाड़ निकलता है या तो जो आ जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ये कोई बिगाड़ नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो आप तो सब जानते हो। लेकिन पेशेंट को काउंसिल करना है कि ये एंडोमेट्रियम जो है, अंदर का जो पड है गर्भाशय की थैली का, वही निकलता है और कोई बिगाड़ नहीं है। इसीलिए उसको ज़्यादा आनंद नहीं देना चाहिए, वरना वो पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, और एनीमिक होगा तो बहुत सारी चीज़ें आगे आगे चलेंगे। वो हमारी बात अभी नहीं है डिस्कस करने की। मैं जो पहले डेज की बात करूँ तो 3 से 5 डेज है वो नॉर्मल है, और 3 डेज से कम है अगर, लेकिन दूसरे दिन उसको 2 से 3 पैड चेंज करना पड़ता है तो वो नॉर्मल है, वो स्कैंटी मेंसेस नहीं है। जो पेशेंट बोले कि नहीं मुझे कम ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए उसे पूछना है। अगर 3 दिन आता है तो भी उसको पूछना है कि सिर्फ स्पॉटिंग होता है, देन इट इज स्कैंटी। अगर एक ही दिन होता है तो भी सिर्फ स्पॉटिंग होता है, कि एक दिन आता है लेकिन एक दिन भी 2-3 पैड चेंज करना पड़ता है, तो वो नॉर्मल है, वो स्कैंटिंग नहीं है। एक दिन आता है तो भी, इसीलिए ये स्कैंटी या तो मॉडरेट जो फ्लो है वो देखना है। पेशेंट को हम जिसको जो हमको हमारी बुक में पढ़ाया जाता है कि 80 ml या तो जो भी ml में काउंट करके, वो हम पेशेंट को इस तरह से नहीं बता सकते। हमको उसको उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा कि 24 आवर्स में अगर 2 से 3 या तो 4 पैड तक चेंज हो तो वो नॉर्मल है। लेकिन एक इसके साथ बात ये भी है कि अगर क्लोट्स पास होते हैं तो एक साथ गश ऑफ ब्लड आता है तो वो एबनॉर्मल है, तो वो प्रोफ्यूज है, वो मॉडरेट नहीं है। ये उनको समझाना जरूरी है। 5 दिन से आगे अगर उसको ब्लीडिंग होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो, 5 दिन से आगे भी ब्लीडिंग शुरू रहता है, तो पेशेंट को ये भी साथ में पूछना है कि जो 5 दिन के बाद में आता है वो स्पॉटिंग है सिर्फ, कि इतना ही इतना फ्लो है। कोई भी पेशेंट हमारे पास कोई भी ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेकर आता है, जब भी एयूवी में हम बात करेंगे, एयूवी का जब क्लास लेंगे तब, कि अभी जो है उससे हम पीछे पीछे कैसे जाए और किस तरह से पेशेंट के पास से निकलवाए, वो बात हम तब तय करेंगे। लेकिन अभी की बात जो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की, उसमें इतना ज़रूरी है कि हम कितने दिन तक आता है और कितना दिन के बाद आता है, वो जानना जरूरी है। अगर ये जो रेगुलर और इरेगुलर की मैंने बात बताई आपको कि ये रेगुलर है और ये इरेगुलर है, अगर उसको एडोलेसेंट की बात भी मैंने बताई, लेकिन एडोलेसेंट के बाद में जो भी पूरा का पूरी एज, उसकी जो मैरिड लाइफ है, उसकी पूरे की पूरी एज जो है, उसमें ये बात लागू नहीं पड़ती कि अगर 35 डेज के ज़्यादा आता है, चढ़कर आता है, तो वो एबनॉर्मल ही है। फिर बात आई स्कैंटी, मॉडरेट एंड प्रोफ्यूज की, तो वो बात हमारी हो ही गई कि 3 to 4 पैड से ज़्यादा है तो वो फ्लो ज़्यादा है। 5 दिन से अगर ज़्यादा है तो भी वो ज़्यादा है, लेकिन 5 दिन के बाद में कम हो जाए, सिर्फ स्पॉटिंग 3-4 दिन ओल्ड चालू रहे, तो पेशेंट बताएगा कि 8 दिन हमको मेंसेस आता है। इसीलिए वो भी उनके पास से निकलवाना जरूरी है, एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है कि 8 दिन अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे मेंसेस आता है, तो वो उससे पूछना है डायरेक्ट क्वेश्चन कि 8वें दिन में भी 2-3 पैड ही चेंज करना पड़ता है,
कि पहले कम है। ऐसा बहुत लोगों को होता है कि 3 दिन तक सिर्फ स्पोर्टिंग हो और फिर उसको फ्लो शुरू हो, और बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि 4-5 दिन ठीक हो और 5वें दिन से फिर उसको स्पोर्टिंग 4 डेज तक शुरू हो। दोनों का रीज़न अलग है। जिसको पहले 3 दिन स्पोर्टिंग होता है तो वो उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, हम हिस्ट्री पर से ही वो जान पाएंगे, न तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, कुछ नहीं। कंफर्म करने के लिए, हम रूल आउट करने के लिए वो हम देखेंगे पीएस करके कि उसको कोई पोलिप नहीं है ना, सर्वाइकल पोलिप नहीं है ना, वो हम पीएस करके देख सकते हैं। दूसरी बात कि जो उनको क्या बोले, मेंसेस की जो बात हुई कि 3 दिन पहले जो होता है स्पोर्टिंग के लिए, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी है और उसको खाने पीने की चीज़ पहले बताओ, पहले मेडिसिन से नहीं शुरू करो। लेकिन खाने पीने में भी क्या बताओगे उसे कि उसे विटामिन सी किस में से मिलता है। जैसे टमाटर, वो भी जो कम पैसे वाली चीज़ है वो पेशेंट को बताओ। पेशेंट इतना सारा खर्चा नहीं कर सकता, सब कोई जो भी पेशेंट है, इसीलिए 2-3 टमाटर स्लाइस करके ऐसे ही खाओ, ड्राई ऐसे ही कच्चे स्वरूप में ही। उसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो कच्चे स्वरूप में खाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए पेशेंट को यही बताना है। और टमाटर हर जगह पर मिलता है, ऐसा नहीं कि वो जो बहुत महंगे फ्रूट है वो खाओ। मौसमी, संतरा, वो सब तो है ही। आंवला जो है वो सबसे रिच सोर्स है, वो आप सब जानते हो। आंवला किसी भी तरह से खा सकते हैं और आंवला उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। ये विटामिन सी लेने की बात है, लेकिन वो बात 3 महीने तक वो लेंगे तभी ठीक होगी। 1 महीने में या तो 1 वीक लेने से वो ठीक नहीं होगा। जो पीछे से जो ब्लीडिंग, जिसको 5 दिन के बाद में स्पोर्टिंग 3-4 दिन तक जो रहता है जिसको, उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मेडिसिन होगी इथामसिलेट टेबलेट। इथासील या तो सील, इस तरह से नाम होता है। 500 मिलीग्राम इथामसिलेट जो है वो जो कैपिलरीज है उसको सील करता है, एंडोथेलियम जो है उसको सील करता है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग जो स्पोर्टिंग जो चालू रहता था वो बंद होता है। इसीलिए ये हिस्ट्री पर से आप जान पाओ। बाद में आई बात पेनफुल इन पेनलेस की, लेकिन नहीं, मैं एक बात और भूल गई। जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, मेनोरेजिया है या तो प्रोफ्यूज जिसको बोलते हैं हम, उसको क्या देंगे? उसको भी मेडिसिन हम सिर्फ 4 गोली लेने से, पूरे महीने में सिर्फ 4 गोली लेने से पेशेंट एनीमिया से बच सकता है। और नॉट ओनली एनीमिया बट हिस्टेक्टोमी से भी बच सकता है। इसीलिए वो क्या 4 गोली है? ट्रेडेक्सेमिक एसिड एंड मेफेनेमिक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन। बहुत साल पहले जब भी हम पढ़ते थे तभी मेफेनेमिक एसिड की बात थी, लेकिन अभी नया मॉलिक्यूल है, वो भी 5-7 साल से आ गया है। तो मेफेनेमिक एसिड एंड ट्रेडेक्सेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ट्रेडेक्सेमिक एसिड 500 मिलीग्राम एंड मेफेनेमिक एसिड ऑल्सो 500 मिलीग्राम या तो 250 मिलीग्राम, दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं। वो गोली है वो उसको 8 आवर्ली देना है। पेशेंट को समझाना है कि जैसे ही मेंसेस शुरू हो वो गोली नहीं शुरू करनी है, लेकिन जब भी से फ्लो, एक बार फ्लो डेवलप होने देना है। तो जैसे आज सुबह से अगर ब्लीडिंग शुरू हुआ तो शाम तक उसको जो फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो डेवलप हो जाता है, या तो शाम को जो उसको फ्लो मेंसेस शुरू हुआ तो दूसरे दिन सुबह तब तक फ्लो ठीक से डेवलप हो जाता है। और तब से, जब से फ्लो डेवलप हो तब से ये गोली लेनी है 8 आवर्ली। लेकिन कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं, हम समझाएं ना तो भी बहुत सारा ऑल्टरनेट हो जाता है। हम लेडीज़ का ये होता ही, सबके साथ ऐसा बनता ही। इसीलिए जो 8 घंटे पर लेनी है ना, वो 8 घंटे हो उससे पहले ही ले लेनी है। अगर 8 घंटे के बाद आधा घंटा भी चला जाएगा ना, तो वो आधे घंटे में भी उसको बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाएगी, क्लोट्स पास हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में ये भी समझाना है कि रात को उठकर नहीं लेनी। अगर मेंसेस दोपहर को आया है पहला दिन, तो फिर सेकंड डे उसको हमको ये टेबलेट शुरू करनी है सुबह में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाय नाश्ता करके लो या कुछ खाना खा के लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसीलिए दूसरे दिन सुबह उठकर ये गोली लेनी है। फिर 8 घंटा हो उन्हीं से पहले, 8 घंटा कंप्लीट होने से पहले दूसरी टेबलेट ले लेनी है। फिर 8 घंटा जब खत्म होगा तो फिर रात हो जाएगी,
तो रात को जग कर नहीं लेनी है, लेकिन तीसरे दिन सुबह ये गोली फिर से जैसे ही उठे ना तभी ले लेनी है। और फिर 8 घंटे हो उससे पहले एक गोली ले लेनी है, चौथी गोली जो है वो। और इस तरह से ये 4 गोली लेने से उसको जो मेंसेस ज़्यादा आता है वो कंट्रोल में रहेगा, उससे ज़्यादा जो फ्लो है वो नहीं होगा, इससे बंद नहीं होगा, इससे कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उसको। ये बात हम आगे जो है जब AUB का क्लास लेंगे तभी ये सब चीज़ आएगी ही। ये प्रोफ्यूज की बात हो गई। और भी सब बहुत सारी टेबलेट है और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो सब चीज़ जिसको जल्दी आता है उसको क्या करें, जिसको देर से आता है उसको क्या करें, वो सब उसमें लेंगे। लेकिन ये बात प्रोफ्यूज की जो है वो मुझे इधर बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने ये चीज़ इधर बताई। अभी बात आई पेनफुल या तो पेनलेस की। पेनफुल पीरियड जो है एडोलेसेंट की रीज़न अलग है, और जो मैरिड फीमेल है उसके लिए की बात भी अलग है। जो मेनोपोजल या तो पेरीमेनोपोजल जो है उनके लिए भी बात अलग है। एडोलेसेंट के लिए जो पेनफुल जो मेंस्ट्रुएशन है वो किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है कि हर बार उसको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े, और उसके साथ में वोमिटिंग हो, उसके साथ में उसको डायरिया हो। ये सब चीज़ जो है एस्ट्रोजन की वजह से या जो फुलनेस होती है उसकी वजह से है, और इसीलिए हमको सिम्टोमेटिक उसको रिलीफ देना है। एडोलेसेंट में जो ये उसका जो सर्विक्स है वो अगर टाइट रहेगा, हम पेशेंट को इस तरह से समझाते हैं कि कोई भी हम ट्यूब ले, जो हमारे पास टूथपेस्ट है या तो उसमें से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन कोई सीसी अगर है, बोतल कोई है वो बड़े जिसका मुंह है उसके ही है, तो उसमें से हम निकाले तो ऐसे ही बहुत सारा चीज़ निकल जाती है। लेकिन किसी को हमको स्क्वीज करके निकालना पड़ता है, जिसका मुंह छोटा है उसको इस तरह से निकालना पड़ता है। तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उसको मुंह खुला नहीं है, मुंह टाइट है इस तरह से, तो इसको स्क्वीज करना पड़ता है। जिस तरह से हमको टूथपेस्ट जो है उसको स्क्वीज करनी पड़ती है, या तो कुछ जो ऐसी होती है चीज़ उसमें स्क्वीज करना पड़ता है। तो ये स्क्वीज करने से यूट्रस इस तरह से रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी वजह से उसको पेन फील होता है। और तो क्या हम कोई टेबलेट उसको जो देंगे तो उससे वो रिलैक्स होगा, लेकिन रिलैक्स होने की वजह से निकलेगा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी को ये सब चीज़ पेशेंट भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमको पूछेंगे कि नहीं ये टेबलेट से आप हमको ये रिलैक्स करेंगे तो फिर निकलेगा नहीं, अंदर ही पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये चीज़ भी उनको साथ में समझाना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन कम होंगे जो ज़्यादा है वो, लेकिन बाहर निकलने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। जिसको सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, सीवियरिटी बहुत है, उसको कभी कभी 0.001% में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको डायलेट करें, इसीलिए सर्विक्स को डायलेट करें, लेकिन ये बहुत कम है। ये दिस इज़ द लास्ट रिसोर्ट फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। सिर्फ उसको पामास पास करके जो टेबलेट आती है, या तो बहुत सारी ऐसी टेबलेट है वो तभी देखेंगे, लेकिन वो एक टेबलेट देने से उसको मोस्ट ऑफ द पीपल 80% जिसको डिस्मेनोरिया है उसको एक टेबलेट देने से रिलीफ हो जाती है। लेकिन किसी किसी को फिर हम बताते हैं कि 6 घंटे के बाद में भी वो टेबलेट ले सकते हो। पेन लेस की बात है तो उसके लिए तो कोई ज़रूरी है ही नहीं कोई ट्रीटमेंट देना या तो कुछ करना। लेकिन जिसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है उसके साथ में जो मैंने बताया कि नोजिया वोमिटिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो हो उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग होती है, तो उसको भी सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है एंटी इमेटिक देकर। और एसिडिटी अगर है, एंग्जाइटी अगर है तो एंटासिड भी देना है साथ में। अगर क्योंकि ये टॉपिक हम जब पेन इन एब्डोमेन का लेक्चर लेंगे तभी मैं ये एसिड एंटासिड वाली बात वगैरह सब बताऊंगी, वोमिटिंग वाली बात भी बताऊंगी, तो फिर हम तब ये आगे चलेंगे उसके लिए। पेनफुल की बात भी आ गई, पेनलेस की भी बात आ गई। अभी जो बात है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इंग्लिश मंथ्स जो है वो तो जानते ही हैं, लेकिन गुजराती मंथ्स एंड वो भी स्पेशली मुस्लिम पेशेंट जो आते हैं हमारे पास उसी के लिए उसके मंथ्स जानना भी जरूरी है। वो जो मंथ्स है वो 28 डेज के होते हैं, 14 दिन पूनम के पहले का और 14 दिन अमास के पहले का, वो आप सब जानते हो, मुझे नहीं उस पर पता नहीं।
लेकिन वो 28 डेज होते और हमारे इंग्लिश मंथ्स जो है वो 30 डेज या तो 31 डेज के होते हैं। हमारी जो कैलकुलेशन होती है LMP के पर से, हाँ, वो होती है 7 मंथ्स एंड 9 मंथ्स एंड 7 डेज, जो EDD हमको जानना है उसके लिए। लेकिन अभी हिस्ट्री टेकिंग में वो ऑब्स्टेट्रिक की बात जब लेंगे तभी होगा। अभी हिस्ट्री टेकिंग में जो बात बताती हूँ वो ऑब्स्टेट्रिक में भी ज़रूरी है और गायनेक पेशेंट में भी ज़रूरी है। ऑब्स्टेट्रिक में ऑफकोर्स ज़्यादा ज़रूरी है वो देखने के लिए, लेकिन दोनों की बात मैं अभी डिस्कस करती हूँ। गायनेक केस में सभी पेशेंट के पास से निकलवाना बहुत ज़रूरी है कि LMP क्या है, वो पेशेंट को पूछना है। कोई ये एक आर्ट है, पेशेंट के पास से LMP निकलवाना एक आर्ट है रियली। आप जब जब भी पेशेंट के साथ जितनी भी बार बात करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे उसके पास से निकलना। पेशेंट बोलेगा कि 10-15 दिन के पहले आया था, तो या तो होली के टाइम पर आया था, या तो कोई इससे भी कुछ भी है, हस्बैंड को पूछेगा, सास को पूछेगा, वो बहुत सारी चीज़ होगी। लेकिन उसके पास से ये निकलवाना है हमको कि उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, स्पेशली इरेगुलर मेंसेस जिसको है ना, उसके पास से उसको आगे हमको ले जाना है कि वो भी जिसको जो AUB वाले पेशेंट है ना, उसके पास से निकलवाना ये बहुत तकलीफ वाली बात है कि उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था। कोई पेशेंट बताएगा कि महीने में 2 बार आता है, महीने में 3 बार आता है, उसमें से हमको LMP कौन सी हम डिसाइड करेंगे, ये बहुत जानना जरूरी है। उस पर ही हम आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो हमको हार्मोन जब प्रिस्क्राइब करना है, वो ज़रूरी है कि हम LMP जाने। तो आपको जो LMP जो उसके लिए इरेगुलर ब्लीडिंग वाले पेशेंट को जो जानना है, उसको पूछना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग कब हुआ था। ब्लीडिंग हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी कि अभी कितना ब्लीडिंग हुआ, जो 10 दिन पहले आया था तभी कितना हुआ, या तो फिर 20 दिन पहले आया था तभी कितना हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको एक बार ज़्यादा आया हो, एक बार कम आया हो, तो वो जानकर हम मेंसिस इसमें से 2 में से मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा था वो डिसाइड करना है, और तभी पता चलेगा कि हम उसको कौन सा हार्मोन दे और कितने दिन तक दे। जब भी ऑब्स्टेट्रिक के लिए प्रेग्नेंट पेशेंट जो है उसके लिए जो करना है हमको, तो जिसको 1.5 महीने पर मेंसेस हर बार आता है, उसके लिए सोनोग्राफी अब तो हमारे पास है ही, इसलिए हमें जो पेशेंट डेट बताता है वो डालकर हम देखेंगे कि अभी सोनोग्राफी में उतना बच्चा है कि नहीं। 2 महीने पहले जिस तरह से एक पेशेंट को हर बार 1.25-2 महीने पर मेंसेस आता है और उसको अभी 2 महीने है, और वो पेशेंट हमारे पास आया, हमको सोनोग्राफी करके देखना है कि उसको प्रेगनेंसी है कि नहीं। सोनोग्राफी में उसको अर्ली प्रेगनेंसी या तो सिर्फ GS आएगा, जेस्टेशन से, बाकी का जो उसको डेवलपमेंट है वो नहीं आएगा। तो क्या ये सही है? यस, ये सही है, क्योंकि उसको 1.25-2 महीने पर आता है। अगर हम LMP जो सोनोग्राफी मशीन है उसमें हम LMP डालें तो उसके मुताबिक आएगा उसको 7 वीक्स, और जब हम सोनोग्राफी में फिगर उसको जेस्टेशन सेक का मेजर करें तो उसमें आएगा सिर्फ 5 वीक। तो ये क्या होगा, डेट दोनों अलग अलग आएगी। लेकिन ये जो 5 वीक वाली बात है, सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है वो सही है, क्योंकि उसको हर बार 1.25-2 महीने पर आता है, इसीलिए ये बात सही है। कभी कोई पेशेंट को ऐसा होता है कि उसको 10 दिन पर फिर से आ गया, प्रेगनेंसी रही और भी आ गया, या तो 20 दिन पर आ गया। 20 दिन पर आया तो उसका क्या होगा, जो ये 20 दिन वाली बात है ना, वो जिसको एम्प्टी पिल चाहिए, जिसको एबॉर्शन करवाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ये बता दूं कि एम्प्टी पिल या तो एबॉर्शन पिल जो भी है, अगर पेशेंट को देनी है तो बिना सोनोग्राफी किए कभी नहीं देनी। पेशेंट को रेगुलर हो तो भी पहले उसकी सोनोग्राफी करो, जी प्रेगनेंसी है कि नहीं वो तय करो, फिर कितनी प्रेगनेंसी है। एक बार उसका हार्ट साउंड आ गया तो फिर ये जो एम्प्टी पिल है वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन जब तक हार्ट साउंड नहीं आया है, हमारी बुक में लिखा है कि इतने दिनों तक हम दे सकते, 60 डेज तक, 56 डेज तक वो सब दे सकते, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसीलिए जब तक हार्ट साउंड नहीं आता है तब तक सोनोग्राफी में
तब तक हमको वो हम एमटीपी दे सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेडिसिन की तरफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हार्ट साउंड आ गया फिर उसको कंप्लीट होना बहुत तकलीफ वाली बात है, इनकम्प्लीट रह जाएगा, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रही थी एलएमपी वाली बात, तो जिस चीज़ को 20 दिन पे आता है मेंसेस और वो बोले कि नहीं मुझे अभी मिस पीरियड हुआ है, 2 दिन ही हुए हैं, तो फिर मिस पीरियड तो उसको 20 दिन में है, तो मिस पीरियड तो गिनते हैं 30 में। डेट का एग्जाम्पल देकर आपको बात करूँ कि किसी को 25 अप्रैल को मेंसेस आया था लास्ट टाइम, तो अभी वो 25 मई का जो है वो मिस हुआ है, लेकिन उसको 20 दिन में आ जाता है, तो 20 दिन पे आए तो 25 और वो 15 को आ जाना चाहिए। लेकिन अभी वो देखेंगे कि नहीं आया है, वो 25 मई को नहीं आया है उसका मेंसेस, तो 25 मई के बाद में वो देखेगा कि अब तक हमको मेंसेस नहीं आया, तो अभी हम डॉक्टर को बताए या तो खुद यूरिन टेस्ट करें कि कुछ भी। अगर आप ये सोनोग्राफी में डालेंगे, वो पेशेंट आएगा कि हमको अगर प्रेगनेंसी है तो नहीं चाहिए। तो अगर आप सोनोग्राफी, तो मैंने बताया कि सोनोग्राफी तो पहले करना ही है, जिसको एबॉर्शन करवाना है उसके लिए तो सोनोग्राफी करेंगे। उसमें तो हम डेट कौन सी डालेंगे, जो उसको आई थी वो 25 अप्रैल वाली डेट डालेंगे, और अभी आई है वो पेशेंट दिखाने के लिए हमको 30 मई को, कि उसको 5 दिन चढ़ गया इस तरह से 30 मई को वो हमको दिखाने के लिए आई है। तो वैसे हमारी गिनती के मुताबिक तो उसको 5 दिन ही ऊपर चढ़े, लेकिन फिर भी सोनोग्राफी करके वो पेशेंट तो बोला कि 5 दिन ही मुझे ऊपर चढ़े। लेकिन अगर आप सोनोग्राफी करोगे, उसमें आपने डेट डाली कि उसकी जो 20 अप्रैल थी वो डाली डेट, और फिर सोनोग्राफी किया तो वो 6 वीक कंप्लीट हो गया होगा उसका, है उसको 5 दिन ही ऊपर गया है, लेकिन वो 10 दिन पहले वाला और 5 दिन ये वो 15 दिन हो गए, और उसको 6 वीक हो गया होगा सोनोग्राफी में, और हार्ट साउंड भी हो सके कि हो गया आ गया। इसीलिए तो फिर सोनोग्राफी करने के बाद ही उसको एमटी पिल देना है, उसका ये रीज़न मैं बताती हूँ। और जिसको 20 दिन में आता है वो जानना है, या तो 25 दिन में आता है वो जानना है। इसीलिए जो एलएमपी निकलवानी है वो उसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें गुजराती मंथ्स भी लिखे हुए हो और जो मुस्लिम मंथ्स है वो भी लिखे हुए हो। बहुत सारे कैलेंडर आते हैं तो फिर आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। ये जब रमज़ान महीना आता है या तो ईद की बात आती है और वो लोग जब रोज़ा रखते हैं, तभी ये पेशेंट को बहुत इरेगुलर हो जाता है, और तब की बार जो हिस्ट्री आती है उसमें ये सब महीना की जो डेट से हमको गिनती करके देखना है। 31 डेज और 28 डेज का भी डिफरेंस आता है, इसीलिए भी फ़र्क हो जाता है। तो एक कैलेंडर रखोगे तो ठीक रहेगा। मैंने अभी इधर नाम तो दिखाया ही है कि क्या क्या मंथ से, फिर भी ये कैलेंडर रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये हिस्ट्री टेकिंग वाली बात हुई। अभी इसमें हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में 4 पोजीशन की बात, पेशेंट को कभी एग्जामिन करना है, किस तरह से एग्जामिन करना है, वो 4 पोजीशन मुझे दिखानी है। एक है पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, दूसरी है पर वजाइनल एग्जामिनेशन, फिर अगर सोनोग्राफी करो तो पर एब्डोमेन सोनोग्राफी, एंड चौथी बात है पर वजाइनल सोनोग्राफी। इस तरह से ये 4 एग्जामिनेशन वाली बात है। पर एब्डोमेन एग्जामिन जो है उसके लिए पेशेंट को सुलाने के बाद में उसके पाँव इस तरह से बेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पाँव बेंड नहीं करोगे तो ठीक से वो उसका एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। और मैं अभी बताऊंगी जो सभी पोजीशन 4 है वो, कि उसको पाँव लंबा ये बेंड करके कहाँ तक ओपन करना है। जब तक पूरा पार्ट ओपन नहीं होगा तब तक आप ठीक से उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे कि उसको क्या, कहाँ पेन है, कहाँ टेंडरनेस है, कौन से एरिया में। जब पेन इन एब्डोमेन वाली बात हम लेंगे तभी इस पर हम ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, ठीक से आगे देखेंगे। पर वजाइनल एग्जामिनेशन की बात जो है उसके लिए भी पेशेंट को यूरिन पास करके आना बोलना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कोई भी गायनेक पेशेंट हो या तो कोई भी ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट हो, ईच एंड एवरी पेशेंट को एक्सेप्ट एडोलेसेंट, एक्सेप्ट अनमेरिड पेशेंट को, उसको पहले यूरिन पास करना
भेजना बहुत ज़रूरी है। वॉशरूम जाना, यूरिन पास करके आओ और पानी से साफ करके आओ। जब भी पेशेंट को बोलोगे ना कि पानी से साफ करना चाहिए, हर बार हर लोग बोलेंगे नहीं हम तो करते ही, लेकिन जब आप पीएस के लिए या पीवी के लिए देखो तो कुछ साफ किया हुआ नहीं होता है। इसीलिए कोई भी गायनिक या तो ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट को कभी भी आपकी ऑफिस में, आपके कंसल्टिंग रूम में बुलाओ तो पहले बार ही अपने स्टाफ को ही समझाना है कि पेशेंट को पहले यूरिन पास करने के लिए भेजो और फिर अपने ऑफिस में आने का, फिर अपने कंसल्टिंग रूम में आने का। बहुत सारे पेशेंट को इसके लिए भी दौड़ करनी पड़ती है। अभी हम घर पर करके आए, या तो कई हॉस्पिटल में बाथरूम इतना खराब होता है तो पेशेंट ऐसे ही वापस आ जाता है। बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन पेशेंट को हमारी ओर से भेजना जरूरी है। और जब भी आप नीचे से देखो तभी या तो अपने स्टाफ को या तो अपने पेशेंट को खुद को पूछ लो कि यूरिन पास करके आए हो, वरना पेशेंट को पेन होगा और वो इतनी रिलैक्स नहीं रहेगी। ये चीज़ बहुत बहुत सामान्य है, लेकिन उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी के लिए पेशेंट को जांच करो या तो गायनेक पेशेंट को जांच करो, किसी भी लिए बिना यूरिन पास किए तुरंत ही करके या घर पर यूरिन पास करके या नहीं चलेगा। घर पर करके आए हो तो भी इधर आकर यूरिन पास करने जाओ और फिर मेरी ऑफिस में आओ। और तभी पीएस एग्जामिनेशन जो करना है वो मैं बता रही हूँ कि जो भी ये स्पेक्यूलम, जस्ट ए मिनट होल्ड ऑन, स्पेक्यूलम पीएस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो तो वो जो उसका फोटो तो मैं दिखा ही रही हूँ, लेकिन ये डालना किस तरह से है ना वो जानना जरूरी है। ये स्पेक्यूलम है, सिम स्पेक्यूलम, वो आप जानते हो। कोई भी हम लिविंग पर्सन में काम कर रहे हैं, इसलिए सीधा ऐसे नहीं डालना है। लिविंग पर्सन है, ये कोई कैडेवर नहीं है, इसीलिए पहले स्वॉब से साफ करो, खुद ग्लोव्स पहनो, वो भी जरूरी है। पेशेंट यूरिन पास करके आया, आपने पोजीशन दी, वो पोजीशन पे भी मैं अभी दिखा रही हूँ। और फिर ये पेशेंट को इस तरह से ये ट्रांसवर्स रखना है, डेटोल से सोप से इसको साफ किया और फिर ये ट्रांसवर्स रखना है, पहले ये करके डालना है और फिर इस तरह से इसको घुमाना है और फिर इस तरह से करो। हाँ, तो फिर पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। फिर इंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर से इस तरह से, इंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर से जो ब्लेडर का पार्ट है, इंटीरियर वॉल जो वजाइना है उसको रिट्रैक्ट करना है और तभी फिर आपको सर्विक्स दिखेगा। आप कस्को स्पेक्यूलम भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों जो भी जिसको कन्वीनियंट हो इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सर्विक्स जब भी देखोगे तो क्या क्या देखना है सर्विक्स का। ये राउंड इस तरह से जो ये दिखता है, इस तरह से सर्विक्स दिखता है, ये क्लोज होता है गायनेक में। ऑब्स्टेट्रिक में जब हम देखेंगे तभी फिर ये डायलेटेशन कितना हुआ वो इस तरह से देखेंगे। हाँ, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फिंगर से हम भले ही देखें, लेकिन वो बोलना है हमको सेंटीमीटर में, फिंगर में नहीं बताना है कि 1 फिंगर है 2 फिंगर है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये ऑब्स्टेट्रिक की बात है, तभी हम आगे जाएंगे। मुझे जो गायनेक में बताना है कि सर्विक्स ऐसा दिखेगा। कभी भी ये आप पीएस कर रहे हो, पीवी की बात में बाद में बताती हूँ कि जो पीवी में अगर आप फिंगर डालो तो ये नोब जो डिम्पल है ना बीच में, वो फील होना चाहिए कि ये डिम्पल, तभी सर्विक्स है। वरना आप पता नहीं चलेगा आपको कि सर्विक्स कौन सा है उसमें। कभी इसको कोई सर्वाइकल फाइब्रोइड है, कभी कुछ है, तो आप पता नहीं कर पाओगे। डायलिटेशन में भी वो पता नहीं कर पाओगे, कभी पोस्टीरियर सर्विक्स होता है। इसीलिए सर्विक्स जानने के लिए जो भी पेशेंट आता है उसको पीवी करने का अगर आप हैबिट रखोगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह से फिंगर घुमाओगे तो कि ये डिम्पल वाली जो चीज़ है वो सर्विक्स है। पहले पीएस की बात करते हैं कि पीएस में अगर हम देखें कि सर्विक्स ठीक है कि नहीं, वो फिश माउथ है कि नहीं। फिश इस माउथ किस तरह से होता है, ये जो है ये इस तरह से आगे निकल के आए, फिश का माउथ इस तरह से आता है, ये फिश माउथ है सर्विक्स। तो उसको क्रोनिक सर्विसाइटिस होता है, उसकी वजह से ये फिश माउथ हो जाता है। कभी किसी को सर्वाइकल टेयर हुआ हो, एक प्रेगनेंसी हो गई है या तो एबॉर्शन हुआ है उसमें, तो भी ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। सर्वाइकल टेयर भी हम देख सकते हैं।
डिस्चार्ज है कि नहीं वो देख सकते हैं, पोलिप सर्वाइकल पोलिप है कि नहीं वो देख सकते हैं। उसके साथ में फिर इरोजन, जो बहुत सारी चीज़ होती है। वाइट डिस्चार्ज वाले पेशेंट जो आते हैं, हाँ, तो वाइट डिस्चार्ज वाले पेशेंट को ये सर्विक्स देखना बहुत जरूरी है। पीएस, जब भी हम ल्यूकोरिया का वाइट डिस्चार्ज वाली बात पूरा का पूरा टॉपिक ले रहे हैं तभी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन तभी पीएस करके इरोजन है कि नहीं, डिस्चार्ज है तो क्या है, वो पीएस का से हम जानेंगे। और पीवी करके फिर ये डायलिटेशन वाली बात, या तो जो गायनेक जिसके पास नहीं है सोनोग्राफी उसको वो कैसे जानेंगे, पीएस या तो पीवी करके उसको प्रेगनेंसी है कि नहीं। वो बहुत साल हो गया, जब हम पढ़ते थे तभी करते थे, लेकिन अभी तो हमारे ये फिंगर को सोनोग्राफी मशीन के प्रोब ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन आपके पास सोनोग्राफी मशीन नहीं है, आप सोनोग्राफी नहीं कर सकते हो अगर, तो फिर ये फिंगर ही आपका अभी भी गायनेकोलॉजिस्ट का या तो फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए बहुत जरूरी है। दो फिंगर वाली बात, ये फिंगर डालकर आपको देखना है कि वैसे फिंगर डालो तो भी मैंने बताया ना कि हम कैडेवर में नहीं काम कर रहे, पोस्टीरियर इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर डालना है, हाँ, और फिर उसको ये इस तरह से करके राउंड ये चेंज करना है। और ऊपर से पर एब्डोमेन से हमको देखना है हमारे दोनों ऊपर और नीचे के बीच में जो आता है वो यूट्रस है, और वो यूट्रस की साइज आप एक्सपीरियंस से ही काउंट कर सकते हो कि ये 6 वीक है, 8 वीक है, या तो नॉर्मल है या तो बल्की है, फाइब्रॉइड है। फिर पहले ये देखो बीच वाली बात, फिर राइट साइड में जाओ, फिर लेफ्ट साइड में जाओ, इस तरह से। ये वजाइना की बात मैं बता रही हूँ कि राइट फोर्निक्स में गए और फिर इस तरह से दबाया कि उसको टेंडरनेस है कि नहीं, या तो उस उधर ओवरी फील होती है, या तो कोई ज़्यादा कोई पार्ट बड़ा है वो फील होता है। फिर लेफ्ट में जाओ और सेम इसी तरह से देखो कि क्या होता है। ये पीबी वाली बात हुई, पर वजाइनल एग्जामिनेशन वाली बात हुई। इस तरह से जानना जरूरी है, पर एब्डोमेन एंड पर वजाइनल एग्जामिनेशन ये देखना जरूरी है।